हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल्स में। रीट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और ये अभी पेपर सॉल्यूशन से पहले आपको एक सूचना दे देता हूँ कि हमारा एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है आपके लिए एक साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज जो बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा बनाई गई हैं और वो बहुत सारे स्टूडेंट्सों ने लिया है। उसके ऊपर जो फीडबैक आया है बहुत ही बेहतरीन आया है। और हमारी यही कोशिश है कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो उस सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल जितना उसके अंदर खर्च आता ना उतना ही उसका शुल्क रखा गया है। अब आज भी यदि कोई स्टूडेंट्स लेता है तो उसको पुराने टेस्ट भी डाल दिए जाएंगे और आने वाले जो अभी 25-30 टेस्ट और बचे हुए हैं वो भी आएंगे। और उसके अलावा आप सभी को जो है 150 क्वेश्चंस के लगभग 2 से 3 पेपर्स पूरे आपकी एग्जाम्स पैटर्न के बेस पर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए हमारे जो व्हाट्सअप नंबर दिए जा रहे हैं उस पर संपर्क करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9351794037। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। वो आप याद करोगे कि ऐसी टेस्ट सीरीज आपको इतने कम पैसों में मात्र 100 रुपये के अंदर इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बने रहिए एसकेसी क्लासेस के साथ। और एक ऑफलाइन पेपर डाला था मैंने आपके लिए जो कि उसका सॉल्यूशन आज करवा दिया जा रहा है। देखिएगा इसका सॉल्यूशंस कैसा है। और बहुत ही शानदार पेपर है ये पेपर जो है पुराने एग्जाम्स में आए हुए सभी क्वेश्चनों का समाहार है। देखिएगा पहला क्वेश्चन कि विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। बात कर रहा है नोम चॉम्स्की। ठीक है, नोम चॉम्स्की ने जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट विकास दिया था, भाषा विकास दिया था ना भाषा पे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है भाषा विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामूहिक विकास। तो यहाँ जो आपके राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा विकास। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चंस देखिएगा आप, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये लगते तो आपको इजी हैं लेकिन ये क्वेश्चंस इजी होते नहीं हैं। इनको आप ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए अगर अटेम्प्ट कर लेते हो तो ये क्वेश्चंस आपको गलत ही लगेंगे। और मैं कहता हूँ गलत ही होंगे। एग्जाम हॉल में आपको सही लगेगा, बाहर आते आपका क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधार रूप से होती हैं। व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं वो आधार रूप से कैसी होती है। स्वभाव में अधिगमित होती है, जन्मजात या फिर अधिग्रहित और सांस्कृतिक। देखिएगा जो आपके व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं वो आधारभूत रूप से जो है आपके जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती हैं। यहाँ आपके राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। और मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। इस क्लास में आपको पीछे पूरी क्लास देखोगे ना तो आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चनों का मैटर में आपको सिर्फ 10 मिनट के टॉपिक्स ऐसे बता दूंगा जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन क्लास को तो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, यदि कुछ इनपुट लेना है तो क्लास को पूरा देखिएगा। आप ऐसे आके 1 मिनट 2 मिनट रह के चले जाते हो तो उससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है और टाइम वेस्ट होता है। अगर नहीं देखना है तो बिल्कुल स्किप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाया जा रहा है। देखिएगा अच्छा अगला क्वेश्चन जो है, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। व्यक्तित्व की बात हो रही है, पर्सनैलिटी की बात हो रही है, तो पर्सनैलिटी पर किस किस ने सिद्धांत दिया और किसने नहीं दिया। तो जिसने नहीं दिया उसका नाम अपने को बताना है। B.F. स्किनर, सिगमंड फ्राइड, गॉर्डन आलपोर्ट, रेमंड बी कैटल। देखिएगा कैटल ने व्यक्तित्व के सिद्धांत प्रतिपादित किया था, आलपोर्ट ने भी दिया था, सिगमंड फ्राइड ने भी दिया था, लेकिन B.F. स्किनर जो है इसने व्यक्तित्व पर कोई बात नहीं करी थी। यहाँ राइट आंसर आपके ए ऑप्शन रहेगा, B.F. स्किनर। सारे सिंपल से क्वेश्चंस है लेकिन आपको लगेंगे कि ये क्वेश्चंस मेरा सही हो जाएगा, लेकिन नहीं होते हैं। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हेनरी ए मुर्रे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया। हेनरी मुर्रे और मॉर्गन द्वारा। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन वाक्य पूर्ति परीक्षण, 16 व्यक्तित्व आयाम, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण या फिर चित्रकुंठा
परीक्षण, कौन सा आंसर यहाँ पे राइट होगा बताइएगा। देखिए आपके हेनरी मुरे और मॉर्गन ने जो आपके परीक्षण दिया था वो दिया था TAT। कौन सा दिया था? TAT, यानी कि थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे बोला जाता है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। आप इंग्लिश में याद रख लीजिएगा TAT, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ आपके करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। और इन विधियों में आप ध्यान रखना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कौन सी प्रक्षेपीय विधि है और अप्रक्षेपीय विधि कौन सी है। ठीक है, वो चीजें आप अच्छे से देख के जाना, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक बालक की वर्दी से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान रखना, वर्दी से संबंधित नहीं है। पोषण, स्वास्थ्य, अधिवास और निद्रा, तो इनमें से कौन सा है जो वर्दी से संबंधित नहीं है? देखिएगा, पोषण कहीं ना कहीं आपकी वर्दी को प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी करता है, स्लीप नींद जो है वो भी आपके वर्दी से संबंधित जरूर होता है, ध्यान रख लेना आप। यहाँ जो है डोमिशियल, अधिवास जो है, अधिवास का इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वर्दी के अंदर। ठीक है, अधिवास का विकास के अंदर तो प्रभाव पड़ता है लेकिन वर्दी में नहीं पड़ता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, यहाँ अधिवास आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? देखिएगा, इंटेलिजेंसी का जो आपके परीक्षण की बात हो रही है, तो बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण कौन सा है? बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, वेस्लर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी, या फिर स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। यहाँ पर क्या आंसर होगा? देखिए, यहाँ पर अवाचिक की बात हो रही है, संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज जो है आपके अवाचिक परीक्षण होता है, संस्कृति मुक्त होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप क्या है कि नॉर्मल क्वेश्चंस पढ़ने में लगे हुए रहते हो। जिस क्लास में आपको पहला क्वेश्चन दिखता ना, संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किसने किया, जीन पियाजे, देख के वहाँ बस चलो इस क्लास में अच्छी है, ऐसा नहीं है, हार्ड चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। साइकोलॉजी में लैंग्वेज का खेल होता है, रीट के अंदर सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, टाइम की सभी के पास कमी है और मैं काफ़ी बार आपको कह चुका हूँ कि हार्वर्ड गार्डनर को आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से आपको कुछ नहीं तो एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, 100% एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। देखिएगा, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? क्या बोल रहा है, कौन सी बुद्धिमत्ता? तो हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी बुद्धि बताई थी? 9 प्रकार की बुद्धि अभी वर्तमान में बताई है, और अगर शुरुआती बात करें तो 7 प्रकार की बताई थी, लेकिन अभी आपके 9 प्रकार की बुद्धियों का इसने वर्गीकरण किया है। देखिएगा, कौन सी बुद्धि इनके द्वारा सुझाई गई नहीं है? अंतःवैयक्तिक, प्राकृतिक, सामवेगिक और अस्तित्वकारी। आपको पता है इमोशनल जो है ये इसने नहीं बताई थी, सामवेगिक बुद्धि का इसने कोई जिक्र नहीं किया था। यहाँ आंसर हो जाएगा आपके सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर को आप अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाला है। ठीक है, देखिए जहाँ से मैं बोल रहा हूँ ना वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है वही क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप लोग ध्यान नहीं देते हो। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या है, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? रचनात्मकता की बात हो रही है। ठीक है, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित हैं? क्रिएटिव बालकों की बात हो रही है। काफी बार बता चुका हूँ, क्रिएटिव बालकों के अंदर कौन सा चिंतन पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? अपसारी चिंतन। कौन सा? अपसारी चिंतन जो है ये आपके क्रिएटिव बालकों के अंदर सबसे मजबूत होता है, अपसारी चिंतन। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ आपके राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। एक बार फिर आपको याद दिला देता हूँ, टेस्ट सीरीज जो है आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट 9351794037 व्हाट्सअप मैसेज करके आप ले सकते हैं, और हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारी प्रोसेस आपको दिखाई गई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? मानसिक विमंदित पद,
किस पद के साथ प्रतिस्थापित इसको किया गया है? देखिए, बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन या फिर बौद्धिक प्रतिकूलता। मानसिक विमंदता जो होती है ना, वो डिसेबिलिटी कौन सी होती है? इंटेलिजेंट होती ना। बौद्धिक अयोग्यता क्या होती है? बौद्धिक अयोग्यता के अंतर्गत इसको प्रतिस्थापित किया गया है। राइट आंसर यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? नहीं है की बात हो रही है, ठीक है। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा में स्थिर, सामान्य, स्थायी और अनूठा। देखिए यहाँ जो आपके राइट आंसर रहेगा ना, क्या राइट आंसर रहने वाला है? सामान्य। क्या रहेगा यहाँ पे? सामान्य। ये सत्य नहीं है। स्थिर होती है, स्थायी होती है और यूनिक होती है, ठीक है। सैद्धांतिक अवधारणा जो है यूनिक होती है, स्थायी होती है, स्टेबल होती है, स्थिर होती है, लेकिन नॉर्मल कतई नहीं होती है। या बी ऑप्शन आपके राइट आंसर रहने वाला है। तो 10वें में राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है? पठन संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा? ये लर्निंग डिसेबिलिटी। कितनी बार बता चुका हूं आप लोगों को कि लर्निंग डिसेबिलिटी को आप इतना अच्छा कर लीजिएगा कि यहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। और लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, और इसके अलावा आपको एक ADHD बालकों पे और एक ऑटिज्म बालकों पे, इन पे क्वेश्चन 100% आता है। कितनी बार बता चुका हूं मैं, लेकिन आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, इसीलिए आपका स्तर इतना। टेस्ट सीरीज में देखता हूं मैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 15 से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप मेहनत नहीं कर रहे हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसके 25+ ही नंबर आ रहे हैं हर टेस्ट में, तो उनका स्तर देखिए आप। यहाँ देखिए, पठन से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? बी ऑप्शन, डिसलेक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालक हैं, उनको किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? देखिएगा, अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक या फिर पिछड़े बालक। अब ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है बताइए? प्रतिभाशाली सृजनात्मक बालक जो आपके टॉपिक है ना, उसी टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन है ये। यहाँ सी ऑप्शन आपके राइट आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। सी ऑप्शन, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन बोला जाता है, जो वंचित बालक होते हैं, आधारभूत सुविधाओं से वंचित होते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? व्यवहारात्मक लक्षण कुसमायोजन की बात हो रही है। आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा और उदासीनता, इन चारों में से कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण कौन सा है? ये चीज आपको देखिए, जो बालक कुसमायोजित होता है ना, वो कैसा व्यवहार करता है? अग्रेसिव, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी या फिर अपैथी। देखिए, उसका जो व्यवहारात्मक लक्षण होता है वो आक्रामक होता है हमेशा, कुसमायोजित बालकों का, ठीक है। वो चिंता, उदासीनता, असुरक्षा तो उनके लक्षण है, लेकिन आक्रामक उनका व्यवहार होता है। व्यवहार की बात हो रही है तो उनका व्यवहार जो है आक्रामक होता है, ठीक है। ए ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? मैं कह रहा हूं साइकोलॉजी में, फिर बता रहा हूं, नहीं है और है। अच्छे से देखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं और आप फिर माथा पकड़ के बैठ जाते हो, अरे ये तो मेरे गलत हो गया। तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। इन पे ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियां या विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। यहाँ क्या राइट आंसर होगा? देखिए, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए नहीं है। यहाँ जो आपके आंसर रहने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ बी ऑप्शन रहेगा। विशेष आवश्यकता वाले बालक जो होता है ना, उनके संबंधित नहीं है की बात हो रही है, तो खेलकूद, अतिरिक्त पाठ्यक्रम का विकास नहीं, ठीक है। 14वें में बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवान पावलोव
द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कौन सा है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को निम्न के द्वारा सुझाया गया है। किसने सुझाया? जो इवान पावलोव ने जो दिया था शास्त्रीय अनुबंधन, वो क्या है? एक पुनर्बलन से संबंधित साहचर्य, अनुकरण या फिर अंतर्दृष्टि। देखिए, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन जो सिद्धांत बताया था, साहचर्य अनुबंधन सिद्धांत कौन सा बताया था? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को क्या बोला जाता है? साहचर्य अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, बी ऑप्शन जो यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, एसोसिएशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? अधिगम की प्रक्रिया कौन सी नहीं है? प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता और कल्पना। अधिगम की प्रक्रिया की बात हो रही है। किसकी हो रही है? अधिगम प्रक्रिया की। तो अधिगम प्रक्रिया के अंदर कभी परिपक्वता नहीं आती है। ठीक है, परिपक्वता नहीं आएगी। यहाँ पे प्रतिबिंबन होता है, रिफ्लेक्शन, आर्ग्यूमेंट, इमेजिनेशन होता है। ठीक है, 16 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिपक्वता। सी ऑप्शन राइट आपके रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? कितनी बार बता चुका हूं ये क्वेश्चंस, प्रत्येक साहित्य लगभग प्रत्येक क्लास के अंदर बोलता हूं मैं इस क्वेश्चंस का आंसर। पुरस्कार और दंड की अवधारणा किसने बताई थी? पुरस्कार और दंड की अवधारणा जो है आपके B.F. स्किनर ने बताई थी। और इनका जो सिद्धांत था, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। कौन सा था? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जिसमें पुरस्कार और दंड की बात की गई थी और इसके साथ ही एक पुनर्बलन शब्द की बात की गई थी। ये याद रख लेना, पुनर्बलन बहुत सी बार ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन से पुरस्कार और दंड की उदाहरण पूछ रहा था, राइट आंसर हो जाएगा आपके B.F. स्किनर। ठीक है, सी ऑप्शन B.F. स्किनर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? वापस नहीं है। देखिए 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे आ गए 18 क्वेश्चन में जो नहीं है और हैं पूछ रहा है। ठीक है, तो अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है और अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। देखिएगा, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है या नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, अपेक्षाकृत रूप से जो है रिलेटिवली होता है, परमानेंट डिफरेंस जो है अंतर परिलक्षित ये रिलेटिव होते हैं। बिल्कुल, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, यहाँ ये जन्मजात प्रोसेस नहीं होती है, ध्यान रखने ना, ये सतत प्रोसेस होती है। जन्मजात प्रोसेस जो है ये आपके अधिगम नहीं होता है। डी ऑप्शन यहाँ आपके राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? अवधारणा मानचित्रण की बात हो रही, तो अवधारणा मानचित्रण है किसने सुझाया था? जोसेफ डी नोवेक। ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये भी किताब के अंदर, बुक्स के अंदर मिल जाएगा आपको। अवधारणा मानचित्रण की अवधारणा जो है जोसेफ डी नोवेक द्वारा सुझाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? वापस नहीं है। संज्ञानात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक शिक्षण। देखिए, शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है की बात हो रही, किसकी हो रही? देखिए, डिस्क्रिप्टिव टीचिंग जो है इसकी कहीं पर भी जो है शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत बात नहीं की गई है। वर्णनात्मक शिक्षण जिसको डिस्क्रिप्टिव टीचिंग बोला जाता है, इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन आपके करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, 21 क्वेश्चन हैं। लेंथी क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं, उनको पढ़ना अच्छे से। नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को क्या कहा जाता है? नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या से समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को क्या कहा जाएगा? पहले भी मैं बता चुका हूं इस मामले में कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी होती है, यानी कि मस्तिष्क विप्लव युक्ति होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? मस्तिष्क विप्लव युक्ति होता है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन आपके रहने वाला है, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है आप अच्छे से देख के जाइएगा, इस पे क्वेश्चन हर बार पुटअप हो रहा है आजकल।
अगला क्वेश्चन जो है आपके देखिएगा, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं नहीं है, ठीक है। अभिप्रेरणा की जो भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, अंतर्वैयक्तिक समायोजन, प्रशंसा, आलोचना और आकांक्षा स्तर। देखिएगा, आकांक्षा स्तर पर तो संबंधित होता है, प्रशंसा आलोचना से भी होता है, लेकिन इंटरपर्सनल जो एडजस्टमेंट होता है, समायोजन होता है, अंतर्वैयक्तिक समायोजन पर ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। प्रगति परिज्ञान से भी होता है। या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ आपके राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 की बात हो रही है का मुख्य दर्शन क्या है? व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, बिना बोझ के सीखना, सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसका मुख्य दर्शन क्या है, ये चीज पूछा गया है। तो एनसीएफ 2005 का जो मुख्य स्लोगन या मुख्य दर्शन जो था वो था बिना बोझ के सीखना, ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के, ये चीज इसमें थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के सीखना, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी जो आपके आरटी 2009 से क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है, तो सत्य कथन देख लो, जो असत्य है वो राइट हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, बिल्कुल है, करेक्ट है ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। फिर देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, एसएमसी का गठन होता है, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह 60 घंटों का कार्य नहीं, प्रति सप्ताह जो है 45 घंटों का कार्य होता है, 60 घंटों का नहीं होता है। यहाँ डी ऑप्शन जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 60 घंटे नहीं होते हैं, ठीक है, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह 45 घंटे न्यूनतम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? कुर्ट लेविन, बी.आर. बकिंघम, स्टेफन एम कोवे, इनमें से कोई नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान किसने योगदान नहीं दिया था? क्रियात्मक अनुसंधान पे देखिए, कुर्ट लेविन ने दिया था, बी.आर. बकिंघम ने दिया था, स्टीफन एम कोरे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर जो है? ये क्वेश्चंस जो हैं, नॉट डेवलपमेंट, क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया था शिक्षा में? एक्शन रिसर्च पे तो स्टीफन एम कोरे ने दिया था। ये क्वेश्चन ही कुछ अलग तरीके से इसमें नहीं दिया है ना, यहाँ है की बात कर रहा होगा तो स्टीफन एम कोरे आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये इसका मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। 26वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? किस स्तर के मापन का सबसे कम प्रयोग की जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए, क्रम सूचक मापनी का किया जाता है, नामित मापनी किया जाता है, समान अंतराल किया जाता है, लेकिन यहाँ जो है अनुपातिक मापनी रेशियो स्केल्स का प्रयोग नहीं, सबसे कम किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बालक विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं? बाल विकास के सिद्धांतों से कौन सा जो है संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं है की बात हो रही है। जीन पियाजे, अब्राहम मैस्लो, अल्बर्ट बांडुरा, लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, बाल विकास के सिद्धांतों की बात की इसने। तो देखिए, जीन पियाजे ने बाल विकास के सिद्धांत बताए थे, अल्बर्ट बांडुरा ने, लेव वाइगोत्स्की ने भी बताए थे, लेकिन यहाँ जो नहीं बताए ना, अब्राहम मैस्लो ने ऐसा कुछ नहीं बताया था, ठीक है। अब्राहम मैस्लो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? आनुवांशिकता की भूमिका के लिए कौन सी विधि जो है वैध नहीं है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, अभिभावक बालक विश्लेषण, दत्तक ग्रहण अध्ययन या समवयस्क समूह अध्ययन। देखिएगा, समवयस्क पीयर ग्रुप स्टडी की बात नहीं होती है आनुवांशिकता के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया जाता है, अभिभावक बालक विश्लेषण होता है, दत्तक ग्रहण होता है, एडॉप्शन जो स्टडी होती है, लेकिन पीयर ग्रुप स्टडी यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 क्या कहता है? 29 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक
तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को के रूप में परिभाषित किया जाता है। दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक जो विशेषताएं हैं उनको फिनोटाइप्स के रूप में व्यक्त किया गया है। किसके रूप में? फिनोटाइप। सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा, फिनोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है आज का और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। वातावरण, सामाजिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक। देखिए, शरीर के अंदर की बात हो रही है, बायोलॉजिकल बात हो रही है, जैविक की बात हो रही है। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। क्या आंसर करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके। और टेस्ट सीरीज की मैंने शुरुआत में बता दिया था, मात्र और मात्र उसके 100 रुपये फीस है, जो कि बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट से काफ़ी कम है, लेकिन आपको वहाँ पर कॉपी पेस्ट ही होता है, पुराने पेपर्स के कॉपी पेस्ट करके ही आपको टेस्ट दिए जाते हैं। और यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत करके आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई गई है। आप 9351794037 पर कांटेक्ट करके जो है आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, 100 रुपये कॉस्ट रहेगी, इससे ज़्यादा आपको पे नहीं करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। टेस्ट सीरीज लगभग 40-50 पेपर्स टेस्ट सीरीज आएगी आपके। ठीक है, और मिलते हैं कल वाली क्लास में। और यदि कोई स्टूडेंट्स हमारी क्लास पे नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। विदाउट फीस आपका इतने अच्छे से साइकोलॉजी कवर करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।